गुड मॉर्निंग। हम भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत जेके मेहता के आर्थिक विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने जेके मेहता का परिचय और उनके द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके आर्थिक विचारों के अंतर्गत व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, बाजार, प्रतिनिधि फर्म और राजस्व संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। जेके मेहता ने व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र को विस्तार से बताया है। जेके मेहता के अनुसार यदि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है, और यदि समग्र आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो वह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत हम बाजार के अंतर्गत किस प्रकार से यानी पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अन्य बाजारों के अंतर्गत किस प्रकार से कीमत व उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र आर्थिक क्रियाओं जैसे रोजगार, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। मेहता के अनुसार रोजगार के अंतर्गत हम कुल उत्पादन व उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का हिस्सा वह किस प्रकार से है या उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं या जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, साहस आदि को मिलने वाले पुरस्कार का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति क्या उपभोग करेगा, क्या उत्पादन करेगा, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। ये जेके मेहता ने बताया है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाले उतार चढ़ावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि संपूर्ण किसी देश के अंतर्गत मुद्रास्फीति है या कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है तो वह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय का निर्धारण भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि जेके मेहता ने व्यष्टिगत व समष्टिगत दोनों अर्थशास्त्र पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाजार संबंधी विचार प्रोफेसर मेहता ने अपनी पुस्तक उन्नत अर्थशास्त्र के सिद्धांत में बाजार शब्द की परिभाषा दी है। मेहता के अनुसार बाजार एक स्थिति का परिचायक है जिसमें एक वस्तु की मांग ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाए। अर्थात जेके मेहता के अनुसार बाजार वह है जहां किसी भी वस्तु की मांग और पूर्ति
दोनों उपस्थित होती है। यानी यदि कोई वस्तु उत्पादित की जाती है तो वह विक्रय भी की जाएगी, अर्थात उत्पादन व उपभोग या मांग और पूर्ति दोनों जहाँ उपस्थित है वह बाजार है। जेके मेहता के परिभाषा के अंतर्गत एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त होते हैं या हो सकते हैं यदि उनमें क्रय विक्रय करने का सामर्थ्य हो। बाजार शब्द के साथ क्षेत्र तथा प्रतिस्पर्धा शब्दों का जोड़ना आवश्यक नहीं है। बाजार वह स्थान है जहाँ पर किसी भी वस्तु का या सेवा का क्रय और विक्रय किया जाता है। लेकिन जेके मेहता ने अपने बाजार की परिभाषा के अंतर्गत केवल बाजार वह स्थान या उस स्थान को कहा है जहाँ केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, सेवाओं का नहीं। अर्थात जेके मेहता की बाजार की परिभाषा की यह कमी कही जा सकती है कि उन्होंने बाजार के अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया है। नेक्स्ट, प्रतिनिधि फर्म संबंधी विचार, रिप्रेजेंटेटिव फर्म। जेके मेहता ने प्रतिनिधि फर्म को एक नया अर्थ दिया है और इसे दीर्घकाल से संबंधित किया है, प्रावेगिक अवस्था में इसे लागू किया है। यह मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैव साम्य में नहीं रहती है। जेके मेहता के अनुसार प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार का विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति रखती है जैसा कि उद्योग। प्रावेगिक साम्य अवस्था में कोई भी उद्योग विभिन्न कारणों से घट बढ़ सकता है। जब उद्योग की प्रवृत्ति बढ़ने की हो तो साधनों का प्रवाह बढ़ जाता है, नई फर्में उद्योग में प्रविष्ट हो जाती है और पुरानी फर्मों के उद्योग से निकलने की गति धीमी पड़ जाती है। क्योंकि उद्योग की प्रवृत्ति बढ़ने की है। इसके विपरीत उद्योग की प्रवृत्ति संकुचन की हो तो साधनों का प्रवाह कम और वे शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती है जो फर्म को या फर्मों को उद्योग से निकाले जाने के लिए बाध्य करती है। परंतु इन परिस्थितियों में ऐसी फर्में होती हैं या कुछ ऐसी फर्में होती हैं जो सदैव संपूर्ण उद्योग की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी उद्योग के विस्तार के साथ विस्तार और संकुचन के साथ संकुचन। ऐसी ही फर्म को उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति का घोतक माना जाता है और जेके मेहता ने ऐसी ही फर्म को प्रतिनिधि फर्म कहा है जो उद्योग की प्रवृत्ति के साथ साथ अपनी भी प्रवृत्ति बदलती है। यानी कि यदि उद्योग का विस्तार होता है तो वह भी विस्तार करती है और यदि उद्योग का संकुचन होता है तो वह भी संकुचन की नीति को अपनाती है। प्रतिनिधि फर्म केवल सामान्य प्रवृत्ति की घोतक ही नहीं वरन वह उद्योग में फर्मों के प्रवेश करने तथा निकलने के निर्णय का भी आधार बनती है और सामान्य मूल्य इसी फर्म की लागत द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिनिधि फर्म को देखकर ही नई फर्में उद्योग में प्रवेश और पुरानी फर्में उद्योग में बने रहने या छोड़ने का निश्चय करती है। अर्थात प्रतिनिधि फर्म उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण
स्थान रखती है। दीर्घकाल में मूल्य की प्रवृत्ति प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होने की होती है। यदि मूल्य प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत से अधिक है तो उसे लाभ और नई फर्में उद्योग में आने लगती हैं। नई फर्मों के आने से पूर्ति बढ़ जाने के कारण मूल्य कम होने लगता है या गिरने लगता है। मूल्य कम होने पर प्रतिनिधि फर्म के विस्तार की गति शिथिल पड़ जाती है और अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है जब प्रतिनिधि फर्म का विस्तार करने की गति रुक जाती है। यह स्थिति तब तक जब मूल्य घटकर प्रतिनिधि फर्म के औसत लागत के बराबर हो जाता है तब की है। यदि मूल्य प्रतिनिधि फर्म के औसत लागत से कम हो तो उद्योग के संकुचन की प्रवृत्ति अर्थात पूर्ति घटेगी। पूर्ति कम होने पर मूल्य बढ़ेगा। यह क्रम उस स्थिति तक चलता है जब तक कि मूल्य प्रतिनिधि फर्म के औसत लागत के बराबर न आ जाए, अर्थात प्रतिनिधि फर्म के अकॉर्डिंग ही या प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के अनुरूप ही फर्म या उद्योग के अंतर्गत प्रतिनिधि फर्म यानी वह फर्म है जिसके अनुसार उद्योग अपने निर्णय लेता है संकुचन या विस्तार का, अर्थात प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट या लास्ट जो आज हम देखेंगे वह है राजस्व संबंधी विचार। राजस्व से तात्पर्य होता है राज्य या सरकार की आय और व्यय का अध्ययन, और इस संदर्भ में मेहता ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। राजस्व के क्षेत्र के संबंध में मेहता ने कहा, राजस्व में केवल राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों को ही सम्मिलित करना चाहिए। राजस्व का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय आय को यथासंभव बढ़ाना होना चाहिए। राष्ट्रीय आय में उस समस्त आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती है, जो जनता को संतुष्टि देने का सामर्थ्य रखती है। अर्थात इस प्रकार राष्ट्रीय आय में हम अध्यापकों, डॉक्टरों व वकीलों की मानवीय सेवाओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं, ऐसा जेके मेहता का विचार था। प्रोफेसर मेहता ने करारोपण का सिद्धांत तथा करों का विभाजन और विकास इस पर भी अपने विचार दिए हैं। उनके अनुसार कर जो है वह आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर लगाए जाने चाहिए। करों का विभाजन हो या करों का निर्धारण हो वह तभी उचित है जब वह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करे। प्रोफेसर मेहता अपने को सेलिगमैन के करों के वर्गीकरण से भिन्न पाते हैं। सेलिगमैन ने सार्वजनिक आय को निम्न यानी कुछ भागों में बांटा है, जैसे स्वैच्छिक, जिसके अंतर्गत उपहार और चंदों आदि को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा जो है वह प्रंसविधिक आय, जैसे भूमि संपत्ति के किराए की आय, रेल, डाक तार, बिजली, चीनी आदि के कारखानों के मूल्य तथा लाभ जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अनिवार्य आय जैसे जुर्माना, फीस आदि से प्राप्त आय, परंतु प्रोफेसर मेहता ने इस वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ संशोधन किया है। सेलिगमैन ने जो आय बताई है
उसकी द्वितीय प्रकार की जो आय बताई है उसके अंतर्गत मेहता ने संशोधन करते हुए इसके अंतर्गत कीमत, फीस व कर तीनों को सम्मिलित किया है। प्रोफेसर मेहता ने सेलिगमैन के उपरोक्त वर्गीकरण में दो आपत्तियां भी की है, पहली कीमत पर और दूसरी फीस पर या करों पर। जिस प्रकार आयकर अनिवार्य आय नहीं है, प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं फीस भी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर मेहता ने राजस्व के अन्य अंगों पर भी प्रकाश डाला है और उसे नए रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने करदान क्षमता, करारोपण के आर्थिक प्रभाव, कर भार, कर विवर्तन, करारोपण में न्याय की समस्या पर भी अपने मौलिक विचार दिए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जेके मेहता ने राजस्व के अंतर्गत विस्तार से अपने विचारों को व्यक्त किया है। हम उनके राजस्व संबंधी विचारों को कुछ यानी सार्वजनिक आय और व्यय, इन दोनों के अंतर्गत उन्होंने किन किन को सम्मिलित किया है वह संक्षिप्त में देख लेते हैं। सार्वजनिक आय को 4 भागों में बांटा है: टैक्सेस, फीस, ड्यूटीज़, गिफ्ट्स, फाइन्स एंड स्पेशल असेसमेंट। अर्थात प्रोफेसर जेके मेहता ने राजस्व के अंतर्गत जो सार्वजनिक आय है उसमें करों, फीस और गिफ्ट्स, फाइन्स, ड्यूटीज़ इत्यादि को सम्मिलित किया है। और इसी प्रकार से सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। पहला कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, जिसके अंतर्गत डिफेंस को शामिल किया है, और दूसरा वेरिएबल एक्सपेंडिचर, जिसके अंतर्गत डाकघर, सेवाएं, न्यायिक अदालतों और सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि को शामिल किया है। आज हमने प्रोफेसर जेके मेहता के व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पर विचार, बाजार, प्रतिनिधि फर्म और राजस्व संबंधी विचारों का विस्तार से अध्ययन किया है। प्रोफेसर जेके मेहता के अन्य आर्थिक विचारों का अध्ययन हम अलग से या अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।